हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं साइंस के कक्षा 10 विज्ञान 2024 बोर्ड के बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी पूरे किताब के। ठीक है, पूरे किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बचा नहीं। हर एक चैप्टर से हमने क्वेश्चन लिया है जो कि रिपीटेशन प्रश्न है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ, कोई भी वीडियो, एक भी वीडियो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा मत, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन को हमने ले रखा है इसी में। और सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इसी में आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। और पूरे में पूरे अंक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। ठीक है, देखो पहला प्रश्न यह है। उससे पहले पहला प्रश्न करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस बार टारगेट मेरा 90% का है। 100%, 90% आप लोग 95%, 100% लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। देखो पहला प्रश्न यह है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, नहीं तो इसको हल करके भी लगाया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फोकस दूरी दिया है ना, तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दिया है। ठीक है, और यहाँ यू का वैल्यू दिया, वस्तु रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, वस्तु रखा गया तो -20 सेंटीमीटर होगा। उत्तल दर्पण में तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो पूछा है कि स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का वैल्यू ज्ञात करना है। जब आप यहाँ पे दर्पण सूत्र लगाओगे, और जब दर्पण सूत्र लगाकर अब v का वैल्यू कितना आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों v का वैल्यू आएगा -10 सेंटीमीटर दूर, वो भी कहा, दर्पण के पीछे। बस चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। ठीक है, प्रिज्म आप लोग जानते हो, ये प्रिज्म है। जब इससे श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो कह रहा है सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। विचलन मतलब सबसे ज्यादा मुड़ता है कौन सा रंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है। और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरे का चौथा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, तीसरा है आपका कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण है। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। जनरेटर कैसे चलता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि यहाँ पे आपके यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा, इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्योंकि जनरेटर कैसा है आप लोगों का, जनरेटर में पहले यांत्रिक ऊर्जा लगता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब बाहरी ऊर्जा जो अपने हाथों से लगाते हो। पहले हम लोग हैंडल पकड़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। फिर जैसे जैसे उसको घुमा के चालू करते हैं तो फिर वो चालू हो जाता है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखो, चौथा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। अगर हम यहाँ से प्रतिरोध निकालें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रतिरोध निकालूं तो फार्मूला एक होता है आर बराबर फार्मूला होता है V² अपान के P। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया क्या है, वाट आपको दिया है, V का वैल्यू कितना दिया है 220, और पावर, पावर का वैल्यू कितना दिया है 100 वाट। ठीक है, या आर पूछ रहा था, आर बराबर क्या हो जाएगा V²। V हमारे पास क्या है 220, तो 220 गुणे 220, और बटे में पी का वैल्यू कितना है 100। तो एक जीरो से यह जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। आर बराबर क्या बच जाएगा 22 गुणे के 22। और जब 22 में 22 को गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 484। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप लोगों को मालूम चल गया कि बी वाला सही होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो क्या है, पांचवा है कि प्रोपेनॉल है। पांचवा है आपका कि प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल इसमें कौन सा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि C3H6OH, ये क्या है आपका प्रोपेनॉल है। चलिए पांचवा प्रश्न क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधातु है, इसमें से बताना है कि अधातु कौन है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का सही है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आप लोगों का अधातु है फौरन। ठीक है, इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन हो गया कि अधातु पूछा था। इसके बाद सातवां है, सातवां आपका है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है।
तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। लोहा, कापर, सोडियम के आपके यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस किसमें बनती है? तो मेरे प्यारे बच्चों सोडियम से। जब सोडियम में आप ठंडे जल मिलाओगे ना, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखो वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। और किडनी किससे संबंधित है? तो सबको मालूम है कि उत्सर्जन से संबंधित है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी उत्सर्जन का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हो, तो उनके लिए उपयुक्त सही सभी है। क्यों उपयुक्त सभी इसलिए है क्योंकि पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है, और पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए ऑप्शन जो चौथा है वो हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। इसके बाद 10वां प्रश्न अगर हम लोग देखें, 10वां है कि अलैंगिक के जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लिस्मानिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? ईस्ट में होता है। कहाँ पे? ईस्ट में होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होता है? बाह्यदल होता है कि अंडाशय, अंडक कि आपके परागकण? तो पराग कोष में परागकण ही तो होगा। सिंपल जवाब है आप लोगों का। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्न हो गया। 11 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम किसी में भी नाप सकते हैं। मीटर में भी उसका वैल्यू ले सकते हैं, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, साथ ही साथ सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। इसलिए ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए। 13वां यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। यदि प्रकाश की किरण क्या होगी? ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन तब होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तभी अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक हो सकता है। जब सघन माध्यम से किस में जाएगा? विरल माध्यम में। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि प्रतिरोध आर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। 100% गारंटी के प्रश्न आएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो, तो आर डैश अपान आर का अनुपात का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/16। क्या हो जाएगा? 1/16। बस कभी कभी लास्ट में इसको अनुपात को पलट देता है, जैसे आर डैश बटे आर दिया है ना, तो क्या हो रहा है? 1/16। कभी क्या करेगा कि आर को ऊपर कर देगा, आर डैश को नीचे कर देगा। तो आप 16 को ऊपर कर दीजिएगा, 1 को नीचे कर दीजिएगा, मतलब ये 16 आंसर आएगा। तो उस समय आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर ये अनुपात बस घुमा देगा कि आर संबंधी आर डैश पूछ देगा तो। हालांकि यहाँ पे आर डैश बटे आर पूछा है, तो ये वाला सही होगा चौथा। तो मैं बता दिया हूँ कि कंफ्यूजन मत होइएगा, एग्जाम में घुमा देता है। फिर 15वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। मतलब विद्युत धारा को हम लोग किससे नापते हैं? ठीक है, सबको मालूम है कि अमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? अमीटर से। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? मतलब दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या? अभी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको कराया था। सबको मालूम है कि Na2CO3 होगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। हमने एक ट्रिक बताया था, अनिल। अनिल हमने एक ट्रिक बताया था। मतलब अम्ल, और नी मतलब नीला को किस में कर देता है? लाल। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। वही पूछ रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्या कहलाएगा? तो वो तो अम्ल ही कहलाएगा। अम्ल कहलाएगा। आप पूछ रहे हैं कि इसका पीएच मान क्या होगा? अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। मतलब कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अम्ल का
पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी, ऊर्जा का सिक्का या उसको मुद्रा कहिए के रूप में जाना जाता है? किसको हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहते हैं? सबको मालूम है एटीपी को कहते हैं, क्योंकि मेरा ऊर्जा जो है इसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है एटीपी में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? मतलब चारों ऑप्शनों में से जंतु, केवल सिर्फ जंतु में कौन सी चीज ऐसी है जो पाई जाती है? सबको मालूम है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है सिर्फ जंतुओं में ही पाया जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20वां। प्रश्न नंबर 20वां है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर दिख रहा है क्या कहीं? पहला वाला ऑप्शन मटर पे तो किए थे, इतना तो सबको ही मालूम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारों जो प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तब पृथ्वी पर आने से पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है? सबको मालूम है ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है? रोकती है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 22 कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है इसका पीएच मान, मतलब सेम वही प्रश्न आ गया। इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको 2 बार लिखना पड़ गया, समझ लो। नीले लिटमस को लाल करता है, अभी हमने बताया अनिल है, मतलब अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से छोटा होता है। इसके बाद धावन सोडा का रासायनिक नाम, अभी हम लोग धावन सोडा का सूत्र देखे थे, अब यहाँ पे रासायनिक नाम पूछने लगा कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम बात करें, अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, कौन सा इसमें अगर धातु मिला दें तो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाएगा? ठीक है, तो जिंक। अगर जिंक को अगर हम लोग तनु अम्ल से अगर हम लोग अभिक्रिया करा दें ठंडे तनु अम्ल से, तो उसमें रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 25 क्वेश्चन बात करें कि पीतल है, ठीक है, पीतल है, पीतल क्या है? धातु, अधातु, उपधातु के आपके मिश्र धातु। तो पीतल एक मिश्र धातु है, कई धातुओं अधातुओं से मिलकर बना है आप लोगों का, तो इसलिए मित्र धातु होगा वो। इसके बाद एक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 कहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें 27वां प्रश्न, 27 क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस जल से ही तो निकलता है। किससे निकलता है? जल से ऑक्सीजन गैस निकलता है। 27 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन। चलिए 27 हो गया, 28 देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी हमने बताया था इस प्रश्न को अभी, क्योंकि पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए उपयुक्त सही। इसके बाद यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? लार, जठर रस की, पीत रस की, आपके अग्नाशयी रस। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा वाला, पीत रस। सबको मालूम है यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? पीत रस स्रावित करता है। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए क्या है। 30वां प्रश्न यह है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम, यही तो 2 क्वेश्चन आता है। दोनों में से एक प्रश्न 100% देता है, या तो फ्लोएम पूछ देगा तो जाइलम। तो देखो जाइलम मतलब कि जल, अगर जाइलम पूछे तो जल का वहन करेगा, और फ्लोएम मतलब भोजन। ठीक है, भोजन का वहन करेगा। हालांकि इसमें पूछा कि पादप में, पौधे में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वहन करने में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन का वहन करने में। यही दोनों में से एक प्रश्न आता है, और इसको दोनों को एकदम लिख के अच्छे तरीके से डाउट क्लियर कर लो। जब भी आएगा तो आराम से इसका आंसर बता देना। 31 देखो क्या है। 31 है कि केवल जल में घुलनशील है, मतलब कौन से विटामिन केवल जल में घुलनशील होता है? ठीक है, तो इसमें से बताना है कि जल में घुलनशील कौन है। तो BC,
बी और सी होता है जल में घुलनशील, तो बी तो है नहीं लेकिन सी ऑप्शन में दिया है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 कि पराग कोश में होते हैं, हमने बताया था कि पराग कोश में सिर्फ परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं, चौथा वाला ऑप्शन। अब देखिए डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे, जो डीएनए पाया जाता है कहाँ पाया जाता है बताओ, तो डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, केंद्रक में, इस सेंटर में पाया जाता है। चलिए अगले देखते हैं, मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन कहाँ पाया जाता है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मारिया में, कि इन सभी में, बताए 34 का राइट आंसर क्या है, तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 35, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप पूछ रहा है, तो कैपिटल टीटी होता है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कैपिटल टीटी 35 का है। चलो 36 देते हैं, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो देखो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, सबको मालूम है, 46 होती है। इसके बाद 37 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अगर समतल दर्पण की, तो सबको मालूम है कि अगर समतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, बिल्कुल अनंत होगी, और दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अगर समतल दर्पण है तो। चलो इसके बाद देखते हैं 38, 38 है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो जब भी समतल दर्पण का यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन पूछे, एकदम नोट कर लो, इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा आपका एक आता है, क्या आता है, एक, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, एक होता है, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है। चलिए 38 हो गया, 39 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 39, 39 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, मतलब अवतल दर्पण आर बराबर क्या दिया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी, तो एफ बराबर आर बटे के क्या होता है 2, तो 30 का आधा कर दोगे तो कितना जाएगा, 15 सेंटीमीटर, बात खत्म, दिया है बी वाला ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को बचेगा नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। निम्न में दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है न्यूनतम होती है, न्यूनतम मतलब समझ रहे हो, एकदम कम होती है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरा, क्योंकि हीरा बहुत ही ज्यादा क्या होता है आप लोगों का, सघन माध्यम होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल जो होता है न्यूनतम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है कि स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, अगर आपकी आंखें बिल्कुल समान हैं, स्वस्थ हैं, तो उसके लिए दूर बिंदु कितना होगा, तो दूर बिंदु अनंत होगा, क्योंकि अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो आप लोगों की आंखें जो है सामान्य स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ अगर हैं आंखें आपकी, तो आप तो दूर तक देख सकते हो, चंद्रमा को देख सकते हो, सूर्य को देख सकते हो, अनंत दूरी तक तो ही तो हैं वो लोग। चलिए 42 देखिए, 42 है कि दूर दृष्टि दोष के कारण पृथ्वी बनता है, अगर आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष है, तो अगर आपकी आंखें में दूर दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह प्रश्न है, तो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष मतलब रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना के आगे बनता है, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन देता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, अब पूछ लेगा कि दूर दृष्टि दोष के कारण, अरे निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 43, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब किस रंग का, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, कि नीले रंग के लिए, किस रंग के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए 43 हो गया, 44 की तरफ बढ़ते हैं, और 44 प्रश्न है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है, आवेश, ठीक है, सो को मालूम है कि Q बराबर आई अपान के टी होता है, अरे Q बराबर आई इंटू टी, ठीक है, और यहाँ पूछा है कि विद्युत आवेश, आवेश को किसमें नापते हैं, तो आवेश को कूलाम में नापते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं 45, कि किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है,
2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा, सेम वैसी फार्मूला पे लगेगा जो हमने Q बराबर I इंटू टी बताया है। देखो तो क्या पूछा, आवेश पूछा है, तो Q बराबर I मतलब क्या होता है, धारा। तो 2 एम्पियर का धारा बह रहा है इंटू टी मतलब समय 2 सेकंड में बह रहा है, तो Q बराबर 4 और Q मतलब है आवेश। तो आवेश का मात्रा क्या होता है, अभी हमने कूलाम देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम मतलब 4 कूलाम, मतलब कि ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 46 है यहाँ पे कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं, तो अमीटर से नापते हैं। तो 2-3 बार प्रश्न हमने बता चुका आप लोगों को कि अमीटर में नापा जाता है, इससे बाहर थोड़ी आता है। देख रहे हो ना, एक ही प्रश्न 2-2 बार लिया गया है, मतलब कि आपके पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। इसके बाद 47, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, तो एफ बराबर आर बटे के 2 होता है, मतलब 30 बटे के क्या हो जाएगा 2, 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ये वाला रिएक्शन हमेशा पूछता है कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड जो कि जलीय विलयन लिया गया है, H2SO4 लिया गया है यहाँ पे जलीय विलयन, इन दोनों के विक्रिया जब मैं करा रहा हूँ तो BaSO4 ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है और 2HCl जलीय विलयन के रूप में प्राप्त हो रहा है। पूछ रहा कौन सा रिएक्शन है, तो देखो इधर बोलते हैं हम लोग क्या, इधर बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जो रिएक्शन की बात है। और इतना याद रखना कि जब भी उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस अवस्था में बच रहा है तो हमेशा आप लोगों का अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, तो योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगा, निराकरण अभिक्रिया ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, इधर ऑप्शन दिया हुआ है तीसरा अवक्षेपण अभिक्रिया, और यही सही होगा। हमने क्या कहा कि उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस अवस्था में स्थिर हो रही है तो समझ लो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण वो होगा। इसके बाद 49 प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि 5 ओम प्रतिरोध को तार को बराबर टुकड़ों में काटने में प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा मेरे प्यारे बच्चों। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 ओम होगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न 50वां देखिए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 हमने क्वेश्चन बताया, इससे बाहर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लो। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, बहुत हमने अच्छे तरीके से लिख कर आप लोगों को बताया है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बार एकदम 100% 90-95% की तैयारी में करा रहा हूँ, ये आएगा भी, गारंटी है मेरी, बस आप पढ़ते रहो रेगुलर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।